हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। पिछले लेक्चर तक हमने बात कर रहे थे डाइवर्जेंस की, किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की। ठीक है, और आई होप कि आप सभी लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी इस कोरोना की पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर। तो सभी एक बार फिर से थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि अभी भी क्या है, केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन हम जो वीडियो बना के भेज रहे हैं या फिर लाइव के थ्रू जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो लाइव के अंदर भी आप जुड़िए सबसे ज़्यादा। ठीक है, लाइव के अंदर आप जुड़ेंगे तो एक तो हमें आपसे परिचित होने का मौका मिलता है उसके अंदर। ठीक है, अब इस वीडियो के थ्रू, वीडियो लेक्चर के थ्रू आप तो क्या हो जाते हो, हमसे परिचित हो जाते हो, लेकिन हम आपको नहीं देख पाते हैं, इसलिए लाइव में आइए सबसे ज़्यादा। तो हम बात कर रहे थे सदिश क्षेत्र की डाइवर्जेंस की। तो सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस में हमने क्या किया था, सबसे पहले डेफिनेशन समझी, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर लिमिट डी बी टेंस टू जीरो, ऊपर आएगा इंटीग्रेशन बंद समाकलन ए वेक्टर डॉट डी एस डिवाइडेड बाई डी वी, यानी प्रत्येकांक आयतन से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है या फिर अंदर आता है, वो क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस किसी भी सदिश वेक्टर का, किसी भी सदिश का। ठीक है, तो हम डेरिवेशन में आ गए थे बीच वाले पार्ट के अंदर, और हमने फ्लक्स निकाल लिया था एक्स दिशा के अंदर। तो सबसे पहले डायग्राम को वापस बना लेते हैं, और फिर एक्स दिशा में जो फ्लक्स आया था फाई एक्स, वो कितना आया था, डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर क्या लिया था, एक इस प्रकार से एक एक्स वाई जेड कार्तीय निर्देश तंत्र लिया, उसके अंदर एक आयतन अल्पांश बनाया डीवी, और ये डी एक्स है, ऊपर वाली लंबाई डी वाई, और जो जेड में है वो कितना है, डी जेड। ठीक है, इसको हमने ए बी सी डी नाम दिया था, और इसको नाम दिया था ई एफ जी एच। ठीक है, ये नाम किसी और प्रकार से दिए हो तो उसको देख लेना पिछले वाले लेक्चर में। इसमें कोई वेक्टर था ए वेक्टर, उसका ये वाला कंपोनेंट है एक्स, ये ए वाई, और ये जो जेड में है वो क्या था, ए जेड। इसी प्रकार से था एबीसीडी से कितना घटक निकला था, एबीसीडी पे जो घटक होगा, ठीक, वो कितना था, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू, और ई एफ जी एच पे क्या होगा, कमी होगी, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू, क्योंकि वो आधी दूर इधर जाता है और आधी पीछे आता है। टोटल कितनी है, टोटल यदि ई ए की बात की जाए एक्स दिशा में, टोटल इसकी जो लंबाई है वो है डी एक्स। ठीक है बच्चों, हम लिख रहे थे एक्स दिशा में नेट निर्गत फ्लक्स या निर्गम फ्लक्स कितना है। वो अपना आया था फाई एक्स बराबर डेल ऑफ ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। ओके, इसको हमने दिया था इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4 हमने इसको दिया था। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, जब मुझे एक्स दिशा में फ्लक्स निकालना है, वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, डी एक्स डिवाइड डी जेड से। मतलब डी एक्स डिवाइड डी जेड को देखकर ये पता नहीं चल रहा कि एक्स के अंदर कौन सी इसकी कौन सा वाला पार्ट आएगा, जैसे, क्योंकि ये तो तीनों को इंक्लूड कर रहा है, तीनों को सम्मिलित कर रहा है, डी एक्स को भी, डी वाई को भी, डी जेड को भी। मतलब ये फाई वाई में भी आएगा, फाई जेड में भी आएगा। इसको देखो, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि एक्स ले रहे हैं तो एक्स के सापेक्ष परिवर्तन होगा किसका, ए एक्स का। अब यदि मैं फाई वाई की बात करूं कि वाई दिशा में कितना फ्लक्स निकलेगा नेट, इसी प्रकार
y दिशा में नेट निर्गत फ्लक्स यह होगा फाई y बराबर डेल ऑफ ए वाई बाई डेल वाई, y के सापेक्ष ए वाई में परिवर्तन, इसको देख के लिख रहे हैं सेम। और यहां पर क्या आएगा dx dy dz, यह अपनी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5। एवं इसी प्रकार z दिशा में नेट निर्गत फ्लक्स कितना आएगा फाई जेड, और ये सिंपली हो जाएगा डेल ए जेड बाई डेल जेड dx dy dz, क्योंकि z के सापेक्ष परिवर्तन होगा ए जेड में, क्योंकि हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, जेड वाले की जो अपनी तरफ है। इसमें दो सरफेस होंगे, एक तो होगा ई ए डी एच क्योंकि अपनी तरफ है ये, और एक होगा जी सी बी ई बी एफ, ठीक है, पीछे वाला। इनसे नेट कितना निकलेगा, वो निकलेगा डेल ए जेड बाई डेल जेड dx dy dz, ठीक है, क्योंकि क्यूब है, सट फलक है, 6 फलक हैं इसके, 2 तो होंगे x जो x को काटते हैं, 2 होंगे जो y को काटेंगे, और 2 कौन से होंगे जो z को काटते हैं। उस प्रकार से उनसे कितना नेट फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, यहां तक इसको नोट करो। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इस सट फलक से नेट निर्गत फ्लक्स कितना होगा पता है, नेट निर्गत फ्लक्स फाई बराबर फाई एक्स फाई वाई और फाई जेड, तीनों को जोड़ दो, ठीक है, तीनों को जब जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, कितना फ्लक्स इससे निकल रहा है बाहर, या फिर निर्गत कितना है या फिर आगत कितना है। अब काम क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। पता है फाई एक्स फाई वाई व फाई जेड का मान रखने पर देखो इसका मान, तो फाई जो आएगा अपना फाई टोटल फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होता है ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये फाई का ही फॉर्मूला है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, यहां सदिश ए वेक्टर है इसलिए क्या आएगा ए वेक्टर डॉट ds और उसका बंध समाकलन। यहां पर फाई x का मान क्या था, डेल ax बाई डेल x dx dy dz, उसके बाद में फाई y कितना है, रख दिया फाई y का मान, फाई z का मान भी रख दिया, डेल az बाई डेल z dx dy एंड dz। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, dx dy dz dx dy dz dx dy dz कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। तो कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट मैं पहले लिख रहा हूं,
और dx dy dz को मैंने लिख दिया यहाँ पर राइट हैंड साइड में। 4 5 6 इसको दे दो समीकरण नंबर 7। फ्लक्स का मान टोटल ये आ गया, कितना फ्लक्स निकलेगा इससे, ठीक है। अब यहां पर यदि मुझे डाइवर्जेंस निकालना हो तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दो। डाइवर्जेंस निम्न होगा, डाइवर्जेंस कितना होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर ये होता है लिमिट dv टेंड्स टू 0 मतलब फ्लक्स को किससे डिवाइड करना है, उस सट फलक के आयतन से, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, dv से, और dv कितना है, अभी जो हमने सट फलक बनाया है उसकी लंबाई कितनी है, x दिशा में dx, चौड़ाई y दिशा में कितनी है dy, और उसकी ऊंचाई कितनी है dz। सभी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उसका आयतन आएगा, कितना आएगा, dv बराबर dx dy dz, ठीक है। तो dx dy dz से कट जाएगा। इसका मान रख दिया हमने यहाँ, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब अपना फ्लक्स कितना आ गया, ये आ गया, सॉरी डाइवर्जेंस कितना आ गया, डेल x बाई डेल x प्लस डेल ay बाई डेल y प्लस डेल az बाई डेल z। क्लियर, देखो इसको पता है, डाइवर्जेंस आ गया डेल ax बाई डेल x ये अपना क्या निकल के आ गया, डाइवर्जेंस। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है, इसको यहाँ तक तो पहुँच गए रिजल्ट तक तो, लेकिन रिजल्ट को क्या करना है, थोड़ा सा रूपांतरित करना है, मॉडिफाइड करना है। लिखो यहाँ तक, इसको नोट करो। देखिए अब इसको किस प्रकार से मॉडिफाइड करेंगे, उसके लिए यहाँ क्या है, डेल बाई डेल एक्स किसका, ax का, यहाँ क्या है, डेल बाई डेल वाई किसका, ay का, और यहाँ पर डेल बाई डेल z किसका, az का। देखो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, या डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर i कैप डेल बाई डेल x, j कैप डेल बाई डेल y एंड k कैप डेल बाई डेल z डॉट ax ay az। इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप का डॉट किसके साथ होगा, आई कैप के साथ, मतलब डेल बाई डेल एक्स किसका होगा, एक्स का, मतलब होगा डेल एक्स बाई डेल एक्स। देखो पहला मिल गया। दूसरा जब जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, दिस गुणनफल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, डेल ए वाई बाई डेल वाई, ये रहा। और तीसरे से क्या मिलेगा, डेल ए जेड बाई डेल जेड। मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये क्या है, ये क्या है, डेल संकारक डेल वेक्टर, यहां पर आ गया डेल वेक्टर डॉट वो क्या है, ए वेक्टर।
मतलब यह है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर होता है, डेल संकारक तथा उस सदिश जिसका डाइवर्जेंस निकल रहा है उन दोनों के डेल संकारक और सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी सदिश ए वेक्टर का डाइवर्जेंस डेल संकारक तथा उस सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। किसी सदिश का डाइवर्जेंस डेल संकारक एवं उस सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। उस सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद रखना कि किसी भी सदिश का डाइवर्जेंस डेल संकारक तथा उस सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ से देखो, ये क्या है, एक सदिश और ये क्या है, एक सदिश। दो सदिशों का जब अदिश गुणनफल लिया जाता है तो आंसर क्या आता है, एक अदिश राशि। इसलिए डाइवर्जेंस किसी सदिश का डाइवर्जेंस क्या हो, एक अदिश राशि होती है। एक हमेशा क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, अदिश राशि। इसको अंडरलाइन कर लेना, क्या कर लोगे, इसको अंडरलाइन कर लेना। इसको अदिश राशि होती है, डाइवर्जेंस अदिश राशि होती है, जबकि किसी अदिश क्षेत्र का प्रवणता एक सदिश राशि होती है। याद है आपको, ठीक है। और फॉर्मूला ये वाला होगा जो कि मैंने हटाया है, ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो ये वाला अप्लाई करना है, जिसको अप्लाई करना है। अब डाइवर्जेंस का डेरिवेशन तो हमने कर लिया, अब इसका फिजिकल मीनिंग देख लेते हैं, इसका भौतिक महत्व क्या है, ठीक है। लिखो, डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम से प्रति इकांक आयतन से निकलने वाला फ्लक्स, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। प्रति इकांक आयतन का मतलब है कि फ्लक्स घनत्व की बात कर रहा है ये, क्योंकि हम फ्लक्स को किससे डिवाइड कर रहे हैं, आयतन से। फ्लक्स घनत्व की बात कर रहा है, ठीक है। यानी उस सदिश की तीव्रता किस प्रकार से बदल रही है, तीव्रता में परिवर्तन किस प्रकार से आ रहा है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे बिंदु आवेश का, पॉइंट चार्ज का, ठीक है। और उस बिंदु आवेश को कोई एक पृष्ठ, बंद पृष्ठ घेरे हुए है, ठीक। तो अभी लिखना किसी को नहीं है, क्या आप समझो। जैसे मान लो कि अपने पास एक प्रकार से यहाँ पर एक बिंदु आवेश हो, ये एक बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश पॉजिटिव है, मान लो कि धनात्मक है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यदि इसका डाइवर्जेंस धनात्मक है, डाइवर्जेंस धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तीन कंडीशन बनेंगी। किसी सदिश का डाइवर्जेंस धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है एवं शून्य हो सकता है। डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है, स्थिति कैसी है। यदि यहाँ पर डाइवर्जेंस धनात्मक है, इसका मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंस धनात्मक आने का मतलब है कि देखो चार्ज है, यहाँ पर आवेश है, तो ये क्षेत्र क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र। तो इसकी बलरेखाएं किस प्रकार से होंगी, बार की होंगी। डाइवर्जेंस धनात्मक होने का मतलब ये होगा कि जो बिंदु आवेश है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बार की ओर होगी,
ठीक, देखो डाइवर्जेंस धनात्मक तभी आ सकता है क्योंकि यहां पर ए वेक्टर की बात होगी ना, यहां पर क्या बनेगा ई सदिश। ठीक, ए सदिश तो आएगा नहीं, ई सदिश आएगा। ए का काम कौन करेगा, यहां पर ई करेगा। तो यहां पर फ्लक्स तो ये होगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव तभी हो सकता है क्योंकि डाइवर्जेंस बनता है इस चीज से, जब हम फ्लक्स को आयतन से डिवाइड कर सकते हैं। यदि मान लो कि यहां पर आयतन ये डी भी घेरता है, तो फ्लक्स धनात्मक होने का मतलब है कि ये वाला पार्ट क्या है, धनात्मक है, ये क्या है, ग्रेटर जीरो है। समझ गए, यानी ये धनात्मक है। ये धनात्मक होने का मतलब ये हुआ कि फ्लक्स धनात्मक है। फ्लक्स धनात्मक कब हो सकता है, जब विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई हो। ठीक है, तभी फ्लक्स धनात्मक होने का मतलब है कि निर्गत फ्लक्स बाहर कितना निकल रहा है, वो तभी हो सकता है जब बल रेखाएं बाहर की ओर हों। तो डाइवर्जेंस धनात्मक होने का मतलब ये होगा कि फ्लक्स क्या है, धनात्मक है। इसका अर्थ ये होगा कि विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं जो हैं, क्षेत्र रेखाएं, वो बाहर की ओर निर्गमित हो रही है। समझ गए। दूसरा केस, मान लो कि डाइवर्जेंस क्या हो, ऋणात्मक हो। डाइवर्जेंस ऋणात्मक होने का मतलब यह होगा कि उसमें जो फ्लक्स है वो लेस देन जीरो है, वो ऋणात्मक है, तभी डाइवर्जेंस ऋणात्मक हो सकता है क्योंकि डाइवर्जेंस बनता है फ्लक्स से। डाइवर्जेंस ऋणात्मक होने का मतलब यह होगा कि फ्लक्स नेगेटिव है। इसका मतलब फ्लक्स नेगेटिव होने का मतलब यह होगा कि विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं, क्षेत्र रेखाएं, वो अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, वो किस प्रकार से आ रही है, इस प्रकार से आ रही है, अंदर की ओर। समझ गए, अंदर की ओर आ रही है। अंदर की ओर किसकी वजह से आती है, जब चार्ज क्या होता है, माइनस क्यू। ठीक है, समझ गए। और यानी पहले वाली कंडीशन में तो क्या था, चार्ज प्लस था, इसका मतलब वहां पर स्रोत उपस्थित था। अब क्या है, स्रोत नहीं है, क्या है, सिंक है। सिंक बोलते हैं SIN के। सिंक का मतलब होता है जिसमें सारी चीजें आके समा जाती हैं। तीसरी स्थिति भी बनती है, जब डाइवर्जेंस जीरो हो। जीरो तभी हो सकता है जब फ्लक्स जीरो हो, यानी अंदर ना तो स्रोत है ना ही सिंक है। इसका मतलब है कि स्रोत कहीं ना कहीं बाहर है, ना तो फ्लक्स बाहर निकल रहा है ना ही अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से हो सकता है कि स्रोत कहीं यहां पर हो सकता है कि एक सिरे से जितनी बल रेखाएं प्रवेश करेंगी उतनी बाहर निकल जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप पढ़ते थे ना 12th क्लास में, चार्ज यदि बाहर रखा हुआ है तो इससे पूछता था कि इस गोले से कितना फ्लक्स निकलेगा, अपन क्या आंसर देते थे, जीरो। क्यों देते थे, क्योंकि एक सिरे से जितने क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है वो बाहर तो निकल रही हैं, मतलब इसके अंदर से कोई भी नेट फ्लक्स या तो ना तो बाहर निकल रहा है ना ही अंदर आ रहा है। समझ गए बात। अब इन तीनों को लिख लेते हैं, बहुत आसान है, ये पढ़ा हुआ है आपने। किसी सदिश के डाइवर्जेंस, किसी सदिश के डाइवर्जेंस का अर्थ, किसी सदिश के डाइवर्जेंस का अर्थ प्रति एकांक आयतन से प्रति एकांक ठीक, और ये प्रति एकांक आयतन किसका है, किसी एक बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध। ठीक है, तो यहां लिख लो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध। क्योंकि जब बंद पृष्ठ होगा तो उसी के अंदर ही तो होगा आयतन। किसी सदिश के डाइवर्जेंस का अर्थ प्रत्येकांक आयतन से निर्गत या प्रत्येकांक आयतन में उस सदिश के फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, से निर्गत किसी सदिश के डाइवर्जेंस का अर्थ प्रत्येकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स
दिया जाता है। अर्थात किसी सदिश में फ्लक्स में कितना परिवर्तन है। अर्थात सदिश के फ्लक्स घनत्व, ठीक है, फ्लक्स घनत्व की तो बात कर रहे हैं। घनत्व क्यों बोला मैंने? क्योंकि आप फ्लक्स को डिवाइड कर रहे हो आयतन से, मतलब वो फ्लक्स घनत्व हो गया। सदिश के फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन, ठीक है। अर्थात किसी सदिश के फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन कितना हो रहा है, समझ गए बात। अब इसकी तीन स्थिति बनती है। एक बिंदु आवेश पर विचार करते हैं। एक बिंदु आवेश ले लो और उसके ऊपर विचार करते हैं। पहली स्थिति क्या बनेगी? यदि डाइवर्जेंस धनात्मक है तो, यदि डाइवर्जेंस धनात्मक है तो इसका अर्थ क्या होगा कि बंद समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या होगा? ग्रेटर 0। यदि डाइवर्जेंस धनात्मक है तो इसका अर्थ यह हुआ कि बंद समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर या फ्लक्स धनात्मक है, अर्थात बंद पृष्ठ के अंदर अपने पास एक आवेश स्रोत उपस्थित है। स्रोत उपस्थित है। अतः विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी। विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं क्या होंगी? बाहर की ओर इंगित होंगी, ठीक है। दिख रहा है ये? इंगित होंगी लिखना है उसको, ठीक है, ये लिख लो। और इसके नीचे क्या बनाना है? ये बनाना है, इस प्रकार से बनाना है आपको। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके नीचे तो ये बनाना है कि बंद समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ये है ग्रेटर 0 और इसकी जो बल रेखाएं हैं वो इस प्रकार से हैं बाहर की ओर। ये बना लो, ठीक। अच्छा, इसका डाइवर्जेंस क्या है? पॉजिटिव। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होगा कि डाइवर्जेंस यानी डेल वेक्टर डॉट E वेक्टर क्या है? ग्रेटर 0। डेल वेक्टर डॉट E वेक्टर का मतलब क्या होगा? डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ E। लिखो, इसको नोट करो। अभी तो हम बिंदु आवेश की बात कर रहे हैं, ऐसे ही ये तरल गतिकी के लिए भी हो सकता है। तरल गतिकी का नाम सुना होगा आपने, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड के अंदर पढ़ते थे, तरल, जिसमें तरल का प्रभाव होता है, वहां पर भी। दूसरी कंडीशन, डाइवर्जेंस ऋणात्मक होने का अर्थ है
यदि डाइवर्जेंस ऋणात्मक हो तो डाइवर्जेंस ऋणात्मक होने का अर्थ है कि बंद पृष्ठ के अंदर ऋणात्मक आवेश का मतलब -q चार्ज, यानी ये किसका काम करता है? सिंक का। अर्थात बंद पृष्ठ के अंदर ऋणात्मक आवेश उपस्थित है एवं विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं अंदर की ओर इंगित होंगी। ठीक है जी। डाइवर्जेंस क्या होगा? नेगेटिव, उसकी वजह से फ्लक्स क्या आएगा? नेगेटिव। बनाओ जरा। अंदर की ओर तीर का निशान। डाइवर्जेंस अपना क्या है? नेगेटिव है, इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा? लेस देन 0। फ्लक्स 0 होगा, इसका मतलब बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं। समझ गए बात? चलो लिखो इसको। तीसरा क्या है? डाइवर्जेंस शून्य होने का अर्थ यह होगा कि यदि डाइवर्जेंस शून्य हो जाए, डाइवर्जेंस शून्य होने का अर्थ यह होगा कि बंद पृष्ठ के अंदर न तो यानी बंद पृष्ठ के अंदर न तो सोर्स होगा, न तो स्रोत होगा, ना ही सिंक होगा। बंद पृष्ठ के अंदर न तो स्रोत है एवं न ही सिंक उपस्थित है। ठीक है, यानी कुल फ्लक्स जो होगा, अर्थात कुल फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि जैसे आपके पास एक बंद पृष्ठ है S, अब यहाँ ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, बाहर हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इस प्रकार से बल रेखाएं होंगी। अब इससे एक सिरे से जितना फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, जितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, वो बाहर से निकल रही हैं दूसरे से। इसका मतलब इसके अंदर न तो वो समा रही हैं और न ही इससे बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब सीधा सही है। ठीक है, बनाओ इसको। अर्थात नेट फ्लक्स शून्य होगा। इसमें एक लाइन ये लिखना कि इसमें स्रोत बाहर हो सकता है, स्रोत या सिंक बाहर हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये लाइन इसमें क्या कर लो? इंक्लूड कर लो। देखो इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डाइवर्जेंस पॉजिटिव होने का मतलब ये समझना, धनात्मक होने का मतलब ये समझना कि बंद पृष्ठ के अंदर स्रोत है। स्रोत मतलब प्लस आवेश है, बिंदु आवेश। ऋणात्मक होने का मतलब ये हुआ कि अंदर, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? आवेशों की। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हम तरल लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, वो अगले लेक्चर में करेंगे और फिर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, अपना जो अगला लेक्चर रहेगा वो कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे इस डाइवर्जेंस की। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया है लेकिन प्रॉब्लम करना जरूरी है, क्वेश्चन करना। ऋणात्मक होने का मतलब ये होगा कि बंद पृष्ठ के अंदर क्या है? सिंक है, बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं। और शून्य होने का मतलब क्या होगा कि ना तो स्रोत है ना ही सिंक है, बाहर हो सकता है। बाहर से मतलब नहीं है हमें, अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट। कल एक एग्जाम्पल लेंगे तरल गतिकी का। तरल गतिकी में क्या होगा?
यदि मान लो कि इसके अंदर कोई फ्लूइड है, ठीक, अब उसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, धनात्मक है। धनात्मक होने का मतलब है कि जिसका जो फ्लक्स है वो क्या होगा, धनात्मक होगा। फ्लक्स का मतलब ये है कि उसका क्या होना चाहिए, वो बाहर की ओर निकलना चाहिए। उस कंडीशन में उसके घनत्व में कमी आएगी, क्योंकि फ्लक्स बाहर निकलने का मतलब है कि घनत्व यानी फ्लक्स प्रति एकांक आयतन, जो उस द्रव का, लिक्विड का, कोई भी द्रव ले लो, तो उसका घनत्व क्या होगा, नेगेटिव आएगा। कब, जब डाइवर्जेंस धनात्मक हो। तो तरल गतिकी में क्या होता है, उसका जो घनत्व है द्रव का वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि घनत्व घटेगा, मतलब वो क्या होगा, फैलेगा, अपसारित होगा, अपसारित होगा, ठीक है, प्रसारित हो जाएगा, प्रसार होगा उसका, क्योंकि प्रसार होने का मतलब है कि बाहर की ओर फैलेगा, और बाहर की ओर फैलने का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस धनात्मक। तो तरल में जब डाइवर्जेंस धनात्मक होता है तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अरे फैलेगा तभी तो डेंसिटी कम होगी ना, ठीक है। निगेटिव होने का मतलब क्या होगा, यदि ऋणात्मक हो जाए तो, तरल की बात कर रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं आवेशों की, ठीक है, कल लिखेंगे। ऋणात्मक होने का मतलब ये होगा कि घनत्व बढ़ेगा, और बाकी हम कल इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।